जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं सामान्य प्रबंधन के जनरल मैनेजमेंट के पीवाईक्यू का सेट 4। अभी तक के सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का, और सभी पार्ट आप सभी देख लीजिएगा। डेली हम यहाँ पे 25 एमसीक्यू कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के, एंड आप सभी को इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें तो आप अच्छे से कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, और प्रीवियस पार्ट आप सभी जरूर देख लीजिएगा। एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पे देखें कि जो पहला क्वेश्चन बनता है आज का, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आज का बनता है कि जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है। तो इसमें अगर हम देखें कि जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में जो अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है, जैसे कि ऑप्शन हो गया आपका जीविका पथ कैरियर पाथ, जीविका स्थिरक कैरियर एंकर्स, या जीविका लक्ष्य कैरियर गोल्स, या आपके जीविका प्रबंधन कैरियर मैनेजमेंट। तो इसमें अगर हम देखें आप सभी का जो करेक्ट आंसर होगा जीविका स्थिरक कैरियर एंकर्स, अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर है। तो जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है। तो क्या आप सभी आंसर कर देंगे जीविका स्थिरक कैरियर एंकर्स, आप सभी का राइट आंसर है। इसी के साथ हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि पहियों के साथ सूटकेस की जो शुरुआत की गई थी एरिस्टोक्रेट ने की थी आपके। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी मिली कि पहियों के साथ सूटकेस की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई, एरिस्टोक्रेट के द्वारा की गई। यह इसका एक उदाहरण है इनमें से, जैसे कि अगमेंटेड प्रोडक्ट्स संवर्धित उत्पाद, जेनेरिक प्रोडक्ट्स सामान्य उत्पाद, पोटेंशियल प्रोडक्ट्स संभावित उत्पाद, या पारंपरिक उत्पाद ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। तो अब सभी का राइट आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का। अगर हम बात करें तो संवर्धित उत्पाद के तहत आता है, अगमेंटेड प्रोडक्ट्स के तहत अगर हम देखें ये आपके आता है। तो सेकेंड ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो किस अवधारणा का यह तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से जो उपलब्ध और जो सस्ते उत्पाद हैं वो आपके पसंद आएंगे। तो ये अगर हम देखें एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का अगर हम देखें तर्क है कि जो उपभोक्ता हैं उनको व्यापक रूप से उपलब्ध जो सस्ते उत्पाद होंगे, कम रेट में जो आपके प्रोडक्ट आपके आएंगे वो पसंद आएंगे। तो एक तरह से ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अवधारणा है। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का तर्क है आपके। तो आप सभी का राइट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। देन अगला क्वेश्चन है कि उत्पादकता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, आउटपुट या इनपुट्स के रूप में, या इनपुट्स आउटपुट्स के रूप में, या आउटपुट इनटू इनपुट्स के रूप में, या इनपुट प्लस आउटपुट्स के रूप में। देखिए उत्पादकता को अगर हम देखें यहाँ पे तो आउटपुट एंड इनपुट्स के रूप में अगर हम देखें तो व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ट इन टाइम नामक एक तकनीक है जो कि कहाँ से प्रारंभ हुई। तो आप सभी को ध्यान रखना है जापान से आपकी ये प्रारंभ हुई। इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, जस्ट इन टाइम जो नामक तकनीक है, जो एक टेक्निक है जो कि जापान से शुरुआत हुई, इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है। इसका इस्तेमाल होता है आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने, यानी कि ऑप्टिमाइजिंग द आउटले ऑन इनकमिंग सप्लाईज, यानी कि जो आवक आपूर्ति है इस पर जो परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल होता है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जहां पे आप सभी के लिए अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रहा है एमपीपीएससी के नोट्स, जो आप यहाँ पे वेबसाइट एंड ऐप के थ्रू आप सभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड कौन कौन से बैचेज चल रहे हैं अभी प्रेजेंट पे, तो रिवीजन बैच है एमपीपीबी एंड व्यापम का 16 दिसंबर से कंटिन्यू है, 17 दिसंबर से ग्रुप 4 का बैच आपके लिए कंटिन्यू है। अनुदर्शन एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस का बैच जो कि 22 दिसंबर से चल रहा है, फिर आपके 15 दिसंबर से कंटिन्यू है। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ही अगर हम देखें तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बाकी चीज़ें हम लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारा कि संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का जो प्रयास, जो एक करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है आपके इनमें से, सबसे अच्छा पद इनमें से कौन सा, आयोजन करना ऑर्गेनाइजिंग, या नेतृत्व करना लीडिंग, या नियंत्रण करना कंट्रोलिंग, या प्लानिंग योजना बनाना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक लीडिंग, देखिए क्वेश्चन को समझिए कहता क्या है क्वेश्चन, संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का जो प्रयास करने की जो प्रक्रिया है, ये एक तरह से क्या इस किसका वर्णन यहाँ पे कर रहा है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो लीडिंग नेतृत्व करना, ठीक है, लीडिंग अगर हम देखें तो आप सभी का
करेक्ट आंसर है सेकंड 6 क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है? रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है आपके इनमें से? बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट या अनुकूल शेष या आपके प्रतिकूल अनफेवरेबल बैलेंस। तो ये एक तरह से फेवरेबल बैलेंस होता है। अगर हम देखें रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है, तो आपका अनुकूल शेष, फेवरेबल बैलेंस। सी ऑप्शन आप सभी का, थर्ड ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य को करता था, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है उसको अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है। यह एक संविदा में प्रविष्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट में आपके देखें तो प्रविष्ट करता है। तो इस प्रक्रिया को अगर हम देखें क्या कहा जाता है? लेइंग ऑफ, बर्खास्त करना, या बहिस्त्रोतन यानी कि आउटसोर्सिंग, या प्रत्यायोजन डेलीगेशन, या क्राउड सोर्सिंग। इससे इनमें से इस प्रक्रिया को आपके देखिए कि क्या कहा जाता है? तो इसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है, बहिस्त्रोतन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। बहिस्त्रोतन, आउट सोर्सिंग कहा जाता है। देन अगला क्वेश्चन है कि जर्नल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जर्नल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रविष्टि कहा जाता है, पोस्टिंग कहा जाता है। जर्नल प्रविष्टि जो है इसे बही खाता में जब स्थानांतरित करेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे? पोस्टिंग कहेंगे। ठीक है, प्रविष्टि अगर हम देखें हिंदी में बोलते हैं आपकी। देन नेक्स्ट है, इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है आपके? जैसे कि बिहेवियर रिस्पॉन्स हो गया, व्यवहार प्रतिक्रिया, या ऑब्जर्वेशन फेस हो गया, अवलोकन चरण, या इंटरप्रिटेशन स्टेज होती है जो कि व्याख्या चरण होती है, या सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली यानी कि उद्दीपन का चयन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्याख्या निर्वचन चरण यानी कि इंटरप्रिटेशन स्टेज जो होती है आपकी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन स्टेज, ऑप्शन थर्ड आप सभी का करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि कोई एक फर्म है, फर्म के लिए जो वर्तमान परिसंपत्ति है इसके उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में जो प्रबंधन है किसके बीच एक तरह से समझौताकारी समन्वय का सामना करता है? यानी कि जो प्रॉफिबिलिटी, जो प्रॉफिट होता है, और रिस्क जो होता है लाभ प्रदाता और जोखिम के बीच, या लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी यानी कि तरलता और विक्रेता के बीच, या इक्विटी एंड ऋण डेप्ट, ऋण हो गया आपके। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो आप सभी का जो लाभ प्रदाता होता है, जो जोखिम यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क के बीच अगर हम देखें तो एक समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। ठीक है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं किसमें शामिल होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 जो है हमारा यहाँ पे कि वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं किसमें शामिल होते हैं आपके? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल होगा, बैलेंस शीट भी शामिल होगा, और केवल यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ना तो सभी ऑप्शन आपके राइट आंसर है। 12 क्वेश्चन के सभी ऑप्शन आपके राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी शामिल होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो पूछा गया है आपके। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से एक पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, TQM। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो आप बताइएगा TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने कराया भी है क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा आप सभी। EOQ का संक्षिप्त रूप क्या होता है? EOQ का संक्षिप्त रूप क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर सॉरी क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर हम देखें इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृत को संदर्भित करती है। कौन सी संरचना? लघु संरचना यानी कि स्मॉल, या समतल फ्लैट, या वाइड यानी विस्तृत, या टॉल यानी कि ऊंची। कौन सी संरचना आपकी इनमें से? देखिए, ऊंची संरचना, ऊंची संरचना जो होती है कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। तो टॉल अगर हम देखें ऊंची संरचना आप सभी का करेक्ट आंसर। देन अगला क्वेश्चन है कि नकदी प्रवाह वितरण नकद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। केवल परिचालन और वित्तीय गतिविधियों की यानी कि ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाली, या परिचालन, वित्तीय और निवेशी गतिविधियां जो होती हैं यानी कि ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाली, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाली। देखिए, नकदी प्रवाह विवरण की बात की गई, नकदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को किन के आधार पर वर्गीकृत करता है आपके? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो परिचालन, वित्तीय और निवेशी गतिविधि यानी कि ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो होती हैं आपके, सेकेंड ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। देन अगला क्वेश्चन है कि जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा कर रहा होता है?
वह इनमें से कौन सी भूमिका अदा कर रहा होता है, जैसे कि सेलिंग हो गया, स्पोक्स पर्सन जो प्रवक्ता होते हैं, या लीडिंग नेतृत्व या प्लानिंग। देखिए, जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है, तो वो अगर हम देखिए कौन सी भूमिका यहाँ पे अदा कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये एक तरह से प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन की भूमिका को अदा कर रहा है। जब कोई एक मैनेजमेंट करता है यानी कि प्रबंधकर्ता जो होता है, एक संगठन के अंदर की सूचनाओं को अगर हम देखें तो बाहर की दुनिया को जब ये सूचनाएं देता है, तो ये स्पोक्स पर्सन। आसान है, बी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लाभ प्रदाता सूचकांक यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को इनमें से और भी क्या कहा जाता है, आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को इनमें से और भी क्या कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो आसान सा है कि लाभ प्रदाता सूचकांक को लाभ लागत अनुपात यानी कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहा जाता है। लाभ प्रदाता सूचकांक को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि बंध पत्र यानी कि बॉन्ड्स, डिवेंचर एवं आवधिक कर्ज जो टर्म लोन्स होते हैं आपके, ये इनमें से किसके हिस्से होते हैं, करंट लायबिलिटी के, करंट एसेट के, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के, या इन्वेस्टमेंट के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को कर लेना है अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये दीर्घकालिक देनदारियां होती हैं, एक तरह से जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हैं आपके, ठीक है। डिवेंचर, आवधिक कर्ज, तो ये एक तरह से किसके हिस्से हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के। तो सी आंसर, थर्ड आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए P एवं L खाता तैयार करता है, यह किसका अनुसरण कर रहा है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का, बोध अवधारणा का, या विकासमान अवधारणा, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, या समय अवधि अवधारणा, टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट, या ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट जिसे हम द्वंद्व अवधारणा बोलते हैं। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये समय अवधि अवधारणा यानी टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट का अनुसरण कर रहा है, जो एक तरह से P एवं L खाता तैयार कर रहा है 2015-16 के लिए। तो एक टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट को आपके एक तरह से अनुसरण कर रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अगर हम देखें क्या इनमें से जो किसके कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है, कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से इनमें से कौन सा संबंधित है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, या जॉब इन्वॉल्वमेंट, या जॉब सेटिस्फेक्शन। तो कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से आपके इनमें से कौन सा संबंधित है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन, कार्य संतुष्टि जो एक तरह से कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है। जॉब की सेटिस्फेक्शन, कार्य संतुष्टि, ऑप्शन 4 आप सभी का राइट आंसर है। क्लियर है आप सभी को। दिन अगला क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SBU का फुल फॉर्म क्या होता है। ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन एक तो बनेगा ही बनेगा, जैसे कि आपके TQM मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके प्रीवियस हमने एक और आपका बताया, दिन आपके SBU बताया। SBU इस किससे संदर्भित है, तो सामरिक व्यवसाय इकाई, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, या मौसमी व्यवसाय इकाई, सीजनल बिजनेस यूनिट, या ध्वनि व्यवसाय इकाई, साउंड बिजनेस यूनिट, या लघु व्यवसाय इकाई, स्मॉल बिजनेस यूनिट। देखिए SBU अगर हम देखें किसे संदर्भित करता है, तो ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को किसे करता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को संदर्भित करता है, सामरिक व्यवसाय इकाई को संदर्भित करता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपुष्ट समाचार जिसे हम ग्राफीबाइन बोलते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्वेश्चन लेंदी है, अगर हम देखें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आपसे पढ़ने में। पहला है कि अपुष्ट समाचार ग्रेपवाइन को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है। कुछ प्रबंधक अपने फायदे के लिए जो ग्रेफेवाइन होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। अपुष्ट समाचार अक्सर हानिकारक अफवाहों को उत्पन्न करते हैं या कर सकते हैं, या अपुष्ट समाचार असंरचित अनौपचारिक संचार होते हैं। तो यहाँ पे अपुष्ट समाचार के संदर्भ में अगर हम देखें कौन सा सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से, तो अपुष्ट समाचार ग्रेपवाइन को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार यह प्रेक्षण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है, यानी कि फॉर्मल इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू, या स्ट्रेस इंटरव्यू, या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, या
अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। देखिए, अगर हम बात करें कि कौन से प्रकार का जो साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यू होता है, जो प्रेक्षण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है, तो एक स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, जो कि अगर हम देखें आपके प्रतिबल साक्षात्कार जिसे हम बोलते हैं, जो कि एक तरह से कि जब उसमें प्रेशर पड़ता है तो आवेदक कैसे प्रदर्शन कर रहा है, कैसे उससे बाहर आ पा रहा है, तो एक तरह से ऐसा आपके स्ट्रेस इंटरव्यू में होता है, प्रतिबल साक्षात्कार में होता है। ठीक है, सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इनमें से जो धन के उपयोग का एक उदाहरण है, फंड्स के उपयोग का एक उदाहरण है, जैसे कि स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, नकदी में कमी, डिक्रीज इन कैश, या कर वापसी, टैक्स रिफंड, या किसी भी दायित्व में वृद्धि, इंक्रीज इन एनी लाइबिलिटी। देखिए, धन के उपयोग का एक उदाहरण है हो जाएगा आपका स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, जो कि आपके एक धन के उपयोग का एक उदाहरण हो जाएगा। स्थायी परिसंपत्ति जो है, फिक्स्ड एसेट जो है, इसमें वृद्धि, जो आपके पास स्थायी परिसंपत्ति है उसमें वृद्धि धन का एक उपयोग का एक उदाहरण हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण जिसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, इसका एक उदाहरण नहीं है, जैसे कि कारपोरेट नीति वक्तव्य, कारपोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट, क्रय आदेशार यानी कि परचेस ऑर्डर समरी, या उत्पादन रिपोर्ट यानी कि प्रोडक्शन रिपोर्ट, या बिक्री रिपोर्ट यानी कि सेल्स रिपोर्ट। तो ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण की बात की गई है, अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात की गई है, और आपका ये एक टॉपिक ही है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे अगर हम देखें कारपोरेट नीति वक्तव्य, कारपोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट का एक उदाहरण नहीं है आपके ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण। फर्स्ट आंसर आप सभी का राइट आंसर है। इसी तरह से आप सभी के प्रीवियस सेट भी आपको कराए गए हैं और अभी आपको कंटिन्यू आपको पार्ट कराए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है डेली हम 25 क्वेश्चन करके आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। करना क्या है, बस आप सभी को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे जितने भी वीडियो अपलोड हो सभी का नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल पे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम यहाँ पे देखें रैपिड रिवीजन बैच जो कि आपके लिए 8 दिसंबर से कंटिन्यू किया जा रहा है, एमपी पटवारी का बैच जो कि 28 नवंबर से चल रहा है, टेस्ट शेड्यूल किया जा रहा है आप सभी के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री एंड प्लस क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्विज का ऑप्शन मिल रहा है। एंड आप सभी को कोड क्या अप्लाई करना है, एमपी एग्जाम्स 10, एमपी एग्जाम्स 10, एमपी एग्जाम्स 10 कोड अप्लाई करके आप सभी एनी कैटेगरी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, एंड यहाँ पे अगर हम देखें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इसी तरह से डेली वीडियो के लिए आप सभी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक यू।